स्क्रिप्टोन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं यह है आपका परसेंट अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर। एक्चुअली परसेंट अवेलेबिलिटी का मतलब है हमें वेट परसेंट निकालना है। ठीक है, मतलब क्लोरीन का जो वेट परसेंट होगा किसके अंदर, ब्लीचिंग पाउडर को हम कैसे शो करते हैं, CaOCl2 से। ठीक है, होता क्या बेसिकली ये कि इसके अंदर जैसे आपका जब ब्लीचिंग पाउडर किसी भी एसिड से या फिर आप बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिएक्शन करता है तो एक सॉल्ट फॉर्म करता है, और सॉल्ट फॉर्म करने के साथ साथ Cl2 को बाहर निकालता है। ठीक है, अब ये जो Cl2 बाहर निकलती है ये Cl2 फर्दर रिएक्शन करती है आयोडाइड आयन के साथ, और वहां पर रिएक्शन करने के बाद ये आपका बनाती है Cl माइनस, और I2 गैस मतलब सॉरी I2 वहां पर आपके I2 फॉर्म होता है उस जगह पर आपका। तो I2 जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है आपका वो फर्दर रिएक्ट करवाया जाता है आपका Na2H2O3 के साथ, और वो बनाता है आपका Na2S4O6, और ये I2 रिड्यूस हो जाता है किसके अंदर, आयोडाइड आयन के अंदर। तो स्टेप वन के अंदर क्या होता है, स्टेप वन के अंदर आपने क्लोरीन, आप देखो स्टेप वन के अंदर क्या हुआ है कि आपका जो CaOCl2 है जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि वो अपने में से क्लोरीन बाहर निकालता है। ठीक है, तो वो जो क्लोरीन बाहर निकाला है आपको ये पता लगाना है कि जब ये CaCl2 ने किसी भी एसिड या CO2 के साथ रिएक्ट करा तो उसने कितने Cl2 को बाहर निकाला, यानी कि उस CaCl2 के अंदर, उस ब्लीचिंग पाउडर के अंदर कितना Cl2 अवेलेबल था। ठीक है, फॉर रिएक्शन पर्पज या जैसा भी आप बोल सकते हो फॉर ब्लीचिंग। तो यहाँ पर अगली स्टेप में क्या होता है, पता लगाने का काम क्या होता है, सबसे पहले स्टेप में तो आपने Cl2 को बाहर निकलवाया, फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो स्टेप 2 है उसके अंदर वो आयोडाइड आयन के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद क्या करता है, Cl2 खुद तो रिड्यूस हो जाता है और I माइनस को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है I2 के अंदर। ठीक है, फिर स्टेप 3 के अंदर हम क्या करवाते हैं, स्टेप 3 के अंदर ये जो आपका I2 होता है वो रिएक्शन करता है किसके साथ, आपका हाइपोजो सॉल्यूशन आप बोलते हो Na2H2O3 उसके साथ, और क्या बनाता है Na2S4O6। Na2H2O3 यहाँ पर अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 3 2 जा 6 4, तो ये +2 होता है, और यहाँ पर ये आता है आपका +2.5, यानी कि इसका जो एन फैक्टर होगा वो कितना होगा 1। और इसके एन फैक्टर की बात करेंगे तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, जैसे 0 से एक इसमें -1, तो अगर एक की वजह से चेंज 1 का है तो 2 की वजह से कितने का होगा, 2 का। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका n इक्वल टू 2। सेम यहाँ पर भी जब आप निकालते हो इसका एन फैक्टर तो वो कितना आता है आपका, वो भी आपका 2 ही आता है। तो मैंने ये एन फैक्टर क्यों निकाला है, यहाँ पर एन फैक्टर मैंने इसलिए निकाला है ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि यहाँ का जो इक्विवेलेंस होगा, ये वाला जो इक्विवेलेंस होगा I2, इस इक्विवेलेंस ऑफ I2 के मैं बराबर रख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका ये I2 का जो एन फैक्टर है वो मैच नहीं करता तो फिर इसके जो आपका इक्विवेलेंस यहाँ का निकलने वाला था उस इक्विवेलेंस को आप यहाँ यूज नहीं कर सकते थे, केवल मोल्स को यूज कर सकते थे, क्योंकि मोल्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मोल्स हम क्या करते हैं, I2 के उठाकर यहाँ रख देते हैं। अब डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, बट इस तरह की जो हमें अवेलेबिलिटी निकालनी है, परसेंट अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोरीन, तो उसके अंदर इसकी कोई खास जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो Cl2 है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cl माइनस के अंदर। तो हमें किसका वेट निकालना है, हमें Cl2 का वेट निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका जो Cl2 है उसका, जैसे यहाँ पर आपने इसका क्या लिया, x ग्राम लिया, मान लीजिए ये आपने x ग्राम लिया, और ये जो आपका है Cl2 ये आपका बना W मोल्स। ऐसा करते हैं इसको W ग्राम कर देते हैं, ये W ग्राम है, और ये कितना है आपका x मोल्स। ठीक है, ये x मोल, इसका आपने W ग्राम लिया था और इसका x मोल बना था। ठीक है, और ये जो Na2H2O3 है इसकी मोलरिटी वॉल्यूम वगैरह शायद मैक्सिमम ml में दी जाती है, ये जो चीज होंगी वो आपको गिवन होगी। ठीक है, हमें जो मेन काम है, मेन काम इन दोनों स्टेप्स है, स्टेप 2 और स्टेप 3। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं रिएक्शंस को दोबारा लिख देता हूँ एक बार। रिएक्शन क्या है आपकी, Cl2 उसने रिएक्शन करी थी I माइनस के साथ, Cl माइनस बना था और I2 बाहर निकला था। फिर I2 ने फिर किसके साथ रिएक्शन करी आपके, Na2H2O3 के साथ, और फिर वहाँ क्या बना आपका Na2S4O6, और साथ में जो आपका आयोडीन है वो बना। ठीक है, ये हमारा कितना मोल था, x मोल था। ठीक, I2, अगर I2 के बारे में बात करें तो देखिए अगर ये x मोल है तो अगर रिएक्शन को मैं बैलेंस करूं तो जैसे Cl2I माइनस, तो Cl2I माइनस है तो इसको मैं 2I माइनस लिख देता हूँ, इसको 2Cl माइनस, तो रिएक्शन बैलेंस होगी। तो Cl2 अगर x मोल है तो I2 भी कितना बनेगा आपका x मोल ही बनेगा।
ठीक है। तो इससे मैं क्या बेसिकली आपको एक फॉर्मूला बना रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आप डायरेक्ट उस फॉर्मूले को यूज कर सकें। तो इसलिए मैंने इस रिएक्शन को बैलेंस किया। तो बैलेंस करने पर हमें पता चला कि जितना Cl2 का मोल होगा उतना ही किसका मोल होगा, आपका I2 का मोल होगा। अब उस I2 के मोल को मैं नीचे भी उठा सकता हूँ, क्योंकि मोल्स में तो कोई चेंज होता नहीं है। एन फैक्टर की अगर मैं बात करूंगा तो इसका जो एन फैक्टर वो कितना आया था 2, और यहाँ पर इसका एन फैक्टर कितना है 2। Na2H2O3 इसका एन फैक्टर कितना आया था 1। और Na2H2O3 के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो हम नीचे देख लेंगे। अब मैंने तो पहले बताया था कि आपको M और V के बारे में क्या मान लो, इन्फॉर्मेशन दे दी कि इसकी मोलरिटी क्या है M, और वॉल्यूम कितना है आपका ml के अंदर है, जो भी VmL ले लिया हमने। ठीक है। अब परसेंट अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोरीन का मतलब क्या होता है? परसेंट अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोरीन अगर हम बात करेंगे तो उसका मतलब होता है आपका वेट ऑफ Cl2 अपॉन वेट ऑफ CaOCl2, CaOCl2 जो ब्लीचिंग पाउडर होगा वो इनटू 100, ये इसकी परसेंट अवेलेबिलिटी होगी। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मानकर समझ सकते हैं। अभी हमें काम किससे, वेट ऑफ CaOCl2 तो दिया जाएगा वहां पर क्वेश्चन के अंदर, वेट ऑफ Cl2 आपको निकालना है मेन। ठीक है, तो फिलहाल क्या है आपका, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, इक्विवेलेंस ऑफ I2 इक्वल टू क्या करेंगे, इक्विवेलेंस ऑफ Na2H2O3। यहाँ पर इक्विवेलेंस ऑफ I2 क्या होगा आपका Ni2 इंटू उसका एन फैक्टर कितना है 2, इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ Na2H2O3 तो उसके मोल Na2H2O3 इंटू कितना आपका उसका एन फैक्टर 1। तो Ni2 कितना आया आपका यहाँ से, वो आया आपका, अच्छा Na2H2O3 मोल्स हैं, पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तो इन्फॉर्मेशन मोलरिटी के बारे में दी थी, तो हम क्या लिखेंगे इसको, मोलरिटी वॉल्यूम इन ml। ठीक है, कितना लिखकर फिलहाल छोड़ देते हैं, वॉल्यूम इन ml इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि वॉल्यूम किसके अंदर चाहिए होता है, हमें लीटर के अंदर चाहिए होता है। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका Ni2 इक्वल टू कितना है आपका mv/ml इंटू 10⁻³ अपॉन 2 कहाँ से आया, ये जो उसका एन फैक्टर था वो। तो Ni2 कितना है आपका mv/ml 10⁻³ इंटू 2, और हमने एज्यूम कितना किया था, वो मोल्स ऑफ I2 कितने एज्यूम किए थे x, तो ये x के बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो परसेंट अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोरीन की बात करेंगे, तो परसेंट अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोरीन क्या होगी, तो परसेंट अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोरीन वो क्या हो जाएगी आपकी, वो होगी आपकी वेट ऑफ Cl2। तो मोल्स हमें पता चले थे x है, इनटू उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है 71.1। ये किसका आया है, ये आपका वेट ऑफ क्लोरीन, ये क्या है आपका वेट ऑफ क्लोरीन। तो x इंटू 71.1 अपॉन वेट किसका, आपके जो ब्लीचिंग पाउडर था उसका W, क्योंकि हमने इनिशियली क्या कर लिया था, इनिशियली एज्यूम्ड, क्या एज्यूम किया गया था कि वेट ऑफ CaOCl2 कितना है W है, तो हम उसी का यूज कर रहे हैं W इंटू 100। एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी हमारी, वो आई थी हमारी m इंटू VmL 10⁻⁻3, और उसके बाद फिर आपका इंटू 71.1। अभी x की वैल्यू पूरी नहीं लिखी गई है, अभी अपॉन 2 भी होगा, सो अपॉन 2 इंटू W और इंटू 100 साइड में आपका चलता रहेगा। जब आप इसको ढंग से सॉल्व कर लोगे, थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्मूला हम बनाए, तो ये क्या बनेगा आपका शॉर्ट फॉर्मूला, तो ये शॉर्ट फॉर्मूला होगा आपका 3.55 इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml अपॉन W। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका परसेंट अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोरीन निकल जाएगी। बेसिकली क्या होता है, चलो मैंने बता तो दिया आपको, फॉर्मूला भी आपको पता चल गया, लेकिन इसका यूज कैसे करोगे उसका यूज भी आपको पता होना चाहिए। तो यूज पता होने के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आई होप आपको समझ में आ गया हो, कैसा है, मतलब कैसे आया ये। अगर किसी भी स्टेप में डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट करें, किस स्टेप से आप यहाँ कैसे पहुंचे हो, बता देंगे हम आपको। बट फिलहाल एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस, एक्चुअली ये क्वेश्चन तो नहीं, बट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था JEE 2012 के अंदर एडवांस के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ही कुछ इस तरीके से है, 3.55 ग्राम सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज सस्पेंडेड इन H2O and treated with dilute H2SO4 and excess of Ki
liberated I2, thus require 80 ml of 0.2 molar हाइपो सॉल्यूशन। अब हाइपो सॉल्यूशन उन्होंने हाइपो लिख के दिया था, लेकिन मैंने आपको बता दिया हाइपो सॉल्यूशन क्या होता है आपका Na2H2O3। उन्होंने फॉर्मूला नहीं दिया था, ठीक है। कैलकुलेट परसेंट ऑफ द अवेलेबल क्लोरीन इन द सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीच करने का जो मेन काम होता है वो कौन करता है? आपका क्लोरीन करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका कितना वहां पर परसेंटेज था जिससे कि वो ब्लीच कर रहा होगा, क्योंकि सस्पेंड किया है आपने वाटर के अंदर उसको। अब मैंने आपको बताया भी था, यहाँ तो एसिड होगा CO2, तो यहाँ पर एसिड लिया उसने। तो परसेंट ऑफ CO2 निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए था? अभी पीछे फॉर्मूला लिखा ना आपको, 3.55 इंटू एम। तो 3.55 इंटू एम, एम किसका था? मोलरिटी। मोलरिटी आपका हाइपो का तो था, तो 0.2। वॉल्यूम, वॉल्यूम एमएल के अंदर कितना है? 80 अपॉन क्या लिखा हुआ है? वेट, डब्लू। डब्लू किसका था? वो ब्लीचिंग पाउडर का, तो वो कितना है? 3.55। तो जब आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई, सॉरी एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे, तो आएगा कितना? 16%। तो ये क्या था? 16% इसके अंदर अवेलेबल था क्लोरीन, जो ब्लीच कर रहा होगा उसको, ब्लीचिंग पाउडर जो ब्लीचिंग के लिए यूज हो रहा होगा। तो आपने क्या देखा इसके अंदर? क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन टाइट्रेशन के क्वेश्चन की सबसे खास बात यही होती है कि बहुत जल्दी वो हो सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट पकड़ में आ जाए। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ आपके लिए कंसेप्ट, कि ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जो अवेलेबल क्लोरीन है उसको आप उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो रिएक्शन किस तरीके से होती है कि हमें क्लोरीन पहले बाहर निकलवाना है। तो क्लोरीन बाहर कैसे निकलता है? या तो एसिड या CO2 इसके साथ रिएक्शन करेगा। CO2 भी एक एसिडिक ऑक्साइड ही है, अगर आपको पता हो तो। CO2 वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या देता है? H2CO3। तो आपका क्या होगा एक तरीके से? क्या है ये? एसिड ही तो है। तो एसिड के साथ ही रिएक्शन करेगा COCl2, एसिड या एसिड का ऑक्साइड। उसके बाद क्या देगा? एक सॉल्ट, जिससे मेरे को मतलब नहीं है, और क्लोरीन बाहर निकाल लेगा, ठीक है। अब जो भी क्लोरीन बाहर निकलेगी उसका हमें पता लगाना है कितनी क्लोरीन बाहर निकली। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? स्टेप 2 पर जाते हैं। उसकी रिएक्शन सबसे पहले आयोडाइड के साथ कराते हैं, उससे Cl- और I2 बनता है। और फिर उसके बाद स्टेप 3 के अंदर जो I2 बना है उसकी रिएक्शन Na2H2O3 के साथ कराते हैं, जिससे Na2S4O6 और I- बनता है। तो आपको इन्फॉर्मेशन इसकी दी जाती है Na2H2O3। आप बेसिकली ये बोल सकते हो कि हाइपो सॉल्यूशन की वजह से ये हुआ है। तो हाइपो सॉल्यूशन की मदद से आप I2 के मोल्स निकाल लेते हो, और आपको पता है नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि जो मोल्स क्लोरीन के थे वही मोल्स आयोडीन के भी थे। तो एक बार अगर आपको आयोडीन के मोल्स पता लग गए, तो फिर आप क्या कर सकते हो? क्लोरीन के मोल्स बता सकते हो। और क्लोरीन के मोल्स पता लगने के बाद यहाँ पर आपको समझ में आ ही जाता है कि हमने ये फॉर्मूला बना लिया, फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और कोई भी अगर आपका डाउट वगैरह होता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपको ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना हो तो उसके बारे में बोलें, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो तब तक मतलब आपसे उम्मीद है कि आप लोग बोल रहे हैं अपने टॉपिक के बारे में। ज़्यादा अच्छा तब रहता है जब आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमें भी वर्क करने में मजा आता है कि हमें आपको इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो तब तक के लिए टेक केयर। चलिए बाय।